जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ से जितना भी एडिशनल फैक्ट बन सकता है उन सब को देखने का प्रयास करेंगे। बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा, हो सके तो लिखते भी चलिएगा। जितना भी क्वेश्चन लिया गया है बहुत महत्वपूर्ण है। अब झारखंड में कोई भी एग्जाम देते हैं, चाहे जेपीएससी दीजिए, चाहे झारखंड पुलिस उत्पाद पुलिस का दीजिए, चाहे झारखंड दरोगा आने वाला है उसका दीजिए, चाहे जेटेट का दीजिए, जो भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। बहुत सारा एक्सप्लेनेशन भी लिखा हुआ है तो इसको भी देखेंगे। और आज जो है पूरा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो उसमें कौन कौन से मंत्री के रूप में शपथ लिए हैं, इनको क्या क्या पदभार मिलेगा वो आगे बताएंगे। तो यहाँ भी ये सब हम मेंशन कर दिए हैं कौन कौन से मंत्री पद का शपथ लिए हैं। तो बहुत सारा चीज़ है, बस चीज़ों को अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर टेलीग्राम जाकर चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, विकास सिंगल ऑफिशियल के नाम से है। ठीक है, इसको अच्छे तरीक़ा से ज्वाइन कर लीजिएगा। सवेरे में क्लास आता है और शाम में टेलीग्राम पर इसी से संबंधित टेस्ट होता है। ठीक है, सवेरे क्लास देखिए, शाम को टेस्ट लगाइए, ये यहाँ कंटिन्यू चलता है। आप विकास सिंगल ऑफिशियल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। साथ में इंस्टाग्राम और फेसबुक का भी लिंक है। कुछ भी गुटरू करना हो या बतियाना हो तो इंस्टाग्राम है, वहाँ पर आप बतिया सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो इंपॉर्टेंट रहेगा। हाल ही में झारखंड में कौन सा तूफान का असर देखा गया है? तो हाल ही में कौन सा तूफान का असर झारखंड में देखा गया है? तो पहला नंबर ऑप्शन होगा चक्रवात फेंगल। ठीक है, चक्रवात फेंगल का असर यहाँ पर देखा गया है, तो ए नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, ये चक्रवात के बारे में हम आपको बता देते हैं कि फेंगल जो है चक्रवात जो है वो 2-4 दिन पहले आपको देखने को मिला है, जिससे मौसम जो है झारखंड में खराब हुआ था। इसी चक्रवात के कारण ये हुआ था। ठीक है, ये देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में उठा था यहाँ पे। ठीक है, और बंगाल की खाड़ी के बाद इधर जो है थोड़ा मोड़ा असम का एरिया, फिर यहाँ पे बंगाल और उड़ीसा के एरिया के साथ साथ में झारखंड के एरिया को प्रभावित किया था ये पूरी तरीक़ा से। तो इसको याद रखेंगे, फेंगल जो है ये चक्रवात प्रभावित किया था। इसका नामकरण जो है सऊदी अरब ने किया है, सऊदी अरब। ठीक है, सऊदी अरब ने इसका नामकरण किया है। तो ये भी पूछेगा किस देश ने इसका फेंगल नाम दिया है, सऊदी अरब में दिया है, ये यहाँ लिखा हुआ है। हाल ही में जो चक्रवात फेंगल है वो असम, फिर उसके बाद उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और झारखंड को प्रभावित किया था। चक्रवात जो फेंगल का नामकरण है सऊदी अरब देश ने किया है, तो ये बात हम लिख दिए हैं। दूसरा, इसके पहले 1 महीना पहले जो है यहाँ पर देखने को मिला था चक्रवात दाना। ठीक है, तूफान दाना। ठीक है, चक्रवात नहीं बोलिए तो ये तूफान है, मतलब देखा जाए तो तूफान एक प्रकार से चक्रवात तूफान नहीं होता है, तो आप तूफान भी लिख सकते हैं। ठीक है, तूफान, ये तूफान जो है दाना ने कहर मचाया था पूरा तरीका से, ये भी मौसम खराब किया था झारखंड में, ये इसका भी प्रभाव देखने को मिला था। और इसका नामकरण जो किया था ना वो कतर देश किया था, कतर, ये कतर देश ने इसका नामकरण किया था। तो याद रखेंगे, तूफान दाना का नामकरण कतर देश ने किया है और ये जो चक्रवात फेंगल है इसका नाम सऊदी अरब ने किया है। तो नीचे हम लिख दिए हैं। चक्रवात फेंगल के ठीक पहले जो है वो उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है इसमें दाना जो है वो अपना असर देखा गया था यहाँ पे, और इसका जो है नामकरण कतर देश ने किया था। और ये दोनों चक्रवात है, चक्रवात फेंगल मतलब तूफान फेंगल बोलिए, ये जो है ये दोनों का, दाना का भी और फेंगल का असर जो है बंगाल की खाड़ी से उठा था, ये याद रखना है। ठीक है, अब बंगाल की खाड़ी अगर इस तरह से इंडिया का मैप देखेंगे तो ये बंगाल का खाड़ी है। ठीक है, बंगाल का खाड़ी है ये, और यहाँ से जब फैलता है तो ये एरिया प्रभावित होता है और इसी एरिया में झारखंड का क्षेत्र भी पड़ता है। ठीक है, खास करके आप देखेंगे तो नीचे जो जमशेदपुर का रांची वाला एरिया तक भी इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिला है, लेकिन हालांकि ये संपूर्ण झारखंड को भी प्रभावित करता है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन बनेगा। हाल फिलहाल में ही 2 तूफान, 2 चक्रवात का यहाँ असर देखने को मिला है। दाना पहले आया था, फेंगल बाद में आया है। ठीक है, फेंगल याद रखना है, ये 2 चक्रवात इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, झारखंड सरकार ग्रेड ए का धान की एमएसपी कितना रुपया क्विंटल भुगतान करेगी? ठीक है, ग्रेड ए का जो धान होता है, ठीक है, ग्रेड ए का जो धान है उसका एमएसपी जो है वो कितना रुपया क्विंटल यहाँ पे भुगतान करेगी झारखंड सरकार ए क्वालिटी का? तो ए क्वालिटी के लिए जो देखा जाए पर क्विंटल
यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन होगा 2420 रुपया। ठीक है, 2420 रुपया जो है वो झारखंड सरकार यहाँ पर वहन करेगी किसानों को एक कैटेगरी के धान के लिए। और कैटेगरी का थोड़ा सा अगर खराब है, मतलब एक कैटेगरी का नहीं है, तो उसके लिए झारखंड सरकार कितना देगी, तो 2400 रुपया देगी। तो एक कैटेगरी का धान है तो 2420 रुपया क्विंटल देगी। और अगर कैटेगरी थोड़ा सा लो है, ठीक है, लो कैटेगरी है, तो लो कैटेगरी का है तो 2400 रुपया क्विंटल ये सरकार, झारखंड सरकार देगी। ठीक है, वैसे झारखंड सरकार बोली थी कि 2400 से हम 3200 रुपया क्विंटल तक कर देंगे यहाँ पे धान का, लेकिन ऐसा नहीं। अभी जो डिसीजन लिया गया है कि 2420 रुपये एक कैटेगरी के धान के लिए देंगे और 50% जो है इसका भुगतान तुरंत करेंगे। ठीक है, 50% भुगतान जैसे आप दिए वैसे किया जाएगा और 50% जो है बाद में किया जाएगा भुगतान। ठीक है, ये यहाँ पर डिसीजन लिया गया है। भारत सरकार का अगर बात करें, ठीक है, भारत सरकार से ज़्यादा देती है यहाँ के सरकार। देखिए, भारत सरकार बोलती है ग्रेड ए कैटेगरी का धान है तो हम 2320 रुपया देंगे। ठीक है, 2320 रुपया पर क्विंटल देती है भारत सरकार। ठीक है, और उसमें अगर इससे कैटेगरी लो है, लो कैटेगरी है, तो यहाँ पर 2300 रुपया क्विंटल देती है भारत सरकार। तो इसमें देखा जाए तो कैटेगरी ए के धान में और लो कैटेगरी में भी झारखंड सरकार पर क्विंटल पर 100 रुपया ज़्यादा देती है। ठीक है, किससे, भारत सरकार से। तो इस तरह का स्थिति है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। भारत सरकार एक कैटेगरी के धान के लिए 2320 रुपया देती है, झारखंड सरकार एक कैटेगरी धान का 2420 रुपया देती है, मतलब 100 रुपया का अंतर है। इसी तरह से लो कैटेगरी में भारत सरकार 2300 रुपया देती है पर क्विंटल और यहाँ पर झारखंड सरकार किसानों को 2400 रुपये करके क्विंटल देती है। तो ये एक मतलब इम्पॉर्टेंट रहेगा, 100 रुपया का अंतर यहाँ भी है। तो हमारे यहाँ जो है राज्य सरकार का रेट केंद्र सरकार के रेट से 100 रुपया धान का क्विंटल पर ज़्यादा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं, झारखंड सरकार ग्रुप ए जो कैटेगरी का धान है इसके लिए 2420 रुपया का प्रति क्विंटल देती है एमएसपी। ठीक है, एमएसपी का मतलब आप लोग बताइएगा, एम का मतलब क्या होता है, एस मतलब क्या होता है, पी। ठीक है, ये आप लोग बताइएगा फुल फॉर्म। ये मैक्सिमम प्राइस है क्या मिनिमम प्राइस है, ये रखा गया है। तो भुगतान करती है पर क्विंटल, याद रखेंगे। और लो क्वालिटी का जो धान है उसके लिए 2400 रुपया। भारत सरकार जो है ग्रुप ए कैटेगरी के धान के लिए 2320 रुपया और उसके बाद जो है बी कैटेगरी के धान के लिए या तो लो कैटेगरी के धान के लिए 2300 रुपया देती है। तो 100 रुपया क्विंटल पर झारखंड सरकार ज़्यादा देती है। तो इसको याद रखना है, यहाँ से सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगे, मतलब कंटेंट अच्छा लग रहा हो कि ये सब डायरेक्ट एग्जाम में पूछेगा, तो आप लोग वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि एक लाइक जो मिलता है ना वो बहुत दिल को सुकून देता है और क्लास लेने में भी मज़ा आता है। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर और जेपीएससी, जेएसएससी सब के लिए क्लास यहाँ पर होगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, तभी आपको सब नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में फंसे 52 मजदूर अब झारखंड वापस लौटेंगे? ठीक है, तो किस देश में हमारे राज्य के मजदूर फंसे हुए थे 52 मजदूर जो अब वापस लौटेंगे? तो याद रखेंगे ये है मलेशिया। मलेशिया देश में हमारे लगभग 52 मजदूर जो थे वो फंसे हुए थे। अब इनको पूरी तरीक़ा से वापस लेने की बात कहा गया है, मतलब वापस लाने की बात कहा गया है। तो ये वापस आएंगे, ये बहुत अच्छा खबर है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हाल फिलहाल में झारखंड के 52 मजदूरों को सुरक्षित वापस लाया गया है, वो कहाँ फंसे हुए थे? तो मलेशिया में फंसे हुए थे। ठीक है, याद रखेंगे मलेशिया में 52 मजदूर फंसे हुए थे। इनको 20 दिसंबर तक जो है झारखंड वापस ले आया जाएगा। इसमें सर्वाधिक मजदूर जो थे, मजदूर हजारीबाग से थे, मतलब 27 मजदूर जो है सर्वाधिक मजदूर हजारीबाग के थे। तो ये याद रखिएगा। वैसे हमारे यहाँ के सर्वाधिक मजदूर जो हैं वो अलग राज्यों में रहते हैं, जैसे प्रवास करते हैं। जैसे आप असम के चाय बागानों में देखेंगे तो हमारे यहाँ के जनजाति भाई सबसे ज़्यादा असम के चाय बागानों में रहते हैं। इसलिए झारखंड सरकार जो है वो एक कमेटी का गठन कर दी है, हेमंत सोरेन कमेटी, कि मतलब हेमंत सोरेन जो है कमेटी का गठन किए कि
चाय के बागानों में जो रह रहे हैं उनके बारे में स्थिति के जानकारी के लिए। क्योंकि आपको पता कुछ दिन के पहले हेमंत बिस्वा शर्मा जो है वो झारखंड में खुट्टा गाड़ के बैठल थे, ठीक है, गो योजना लाएंगे, ये लाएंगे, वो लाएंगे। फिर बेचारे के जब उनका सरकार नहीं बना तो भागना पड़ा। तो वो जब भागे हैं तो वो वहाँ से एक कमेटी बनाकर झारखंड भेज रहे हैं, ठीक है, यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के स्थितियों के बारे में जानकारी के लिए। और यहाँ से हेमंत सोरेन जो हैं वो भी हैं, कहें कि हमारा भी दल जाएगा मतलब असम, ठीक है, और वहाँ के बारे में भी जानकारी लेगा कि मेरा जो जनजाति लोग वहाँ है वो किस स्थिति में है। तो ये अच्छा एक पहल है, देखिए अब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार झारखंड में आलू निर्यात पर प्रतिबंध लगा दी है? कौन सी सरकार आलू निर्यात पर प्रतिबंध लगा दी है, मतलब हमारे यहाँ आलू नहीं भेजेगी कुल मिलाकर? तो ये पश्चिम बंगाल की सरकार है। ममता दीदी जो है ना वो बीच बीच में रह करके खुराफाती करते रहती हैं। आलूआ रोक देती है, आलूआ रोक देती है तो यहाँ जो है आलू का रेट बढ़ जाता है। और हमारे यहाँ जो है ना वो चरका आलूआ, चरकी आलूआ जो है वो खाना बड़ी पसंद करता है लोग, और वो थोड़ा स्वादिष्ट होता है बंगाल वाला आलूआ, तो बंगाल वाला लोग खाता है। अब ममता जो दीदी है वो बंद कर देती है, कहती है आलूए न जाने देंगे, तो यहाँ पे आलू का रेट बढ़ जाता है। अब जो है आलू जो है हम लोग हैं पंजाब से और उत्तर प्रदेश तैयार हुआ कि आलू देंगे, तब तक वो सब का आलूआ जो है खाने में मज़ा नहीं आता है। तो वही चीज़ है, मतलब आलू जो है अब आपूर्ति कहाँ से होगा, तो उत्तर प्रदेश देगा। देगा कौन? उत्तर प्रदेश। लेकिन ममता दीदी जो है पूरा गुस्सा गई। हाल फिलहाल में लगता है ना कि आई थी हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण में, तो उनको इज्जत प्रतिष्ठा नहीं मिला कहा, इसीलिए लगता है कि बमक गई दीदी, ठीक है। तो रसगुल्ला खिलाना पड़ेगा दीदी को, रसगुल्ला, ठीक है, तब जा करके ये दीदी मतलब खुश होगी, ठीक है। और ये आलूए रोक दी है यहाँ। तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल सरकार ने निर्यात, आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब उत्तर प्रदेश जो है वो और पंजाब, ठीक है, पंजाब और उत्तर प्रदेश आलू देगा यहाँ पे, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल देखा जाए तो पश्चिम बंगाल सरकार जो है वो यहाँ पर देखा जाए तो झारखंड का आलू का निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है इसके द्वारा। अब झारखंड का जो आलू है वो मिलेगा कहाँ से, तो इसके कारण आलू का मूल्य बढ़ गया है। तो आलू अब कौन देगा, तो उत्तर प्रदेश जो है पंजाब से आलू मिलेगा, इसमें सहमति बना है। तो बहुत बड़ी बात है कि चलो अब ये सब आलू यहाँ पर हमको देगा, ठीक है। कौन, तो उत्तर प्रदेश और पंजाब से हम आलू प्राप्त करेंगे। हालांकि उत्तर प्रदेश और पंजाब की आलू जो है वो उतना टेस्टी नहीं है जितना टेस्टी बंगाल के आलू हैं, इसीलिए बंगाल का आलू का मांग हमारे बाजार में ज़्यादा है। लेकिन क्या कीजिएगा, कहने का मतलब कुछ में नहीं तो कुछ हो तो सही, तो वही हाल है यहाँ पे, आलू तो खाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट आलू है, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन है। हेमंत सोरेन कैबिनेट का विस्तार जो है 5 दिसंबर को किया गया, इसमें से निम्न मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह कहाँ संपन्न हुआ? तो ये जो है हेमंत सोरेन तो आप लोग को पता है 28 तारीख को, ठीक है, 28 तारीख को ये नवंबर में ही शपथ ले लिए थे। 28 नवंबर को 2024 में ये शपथ लिए थे, चौथी बार शपथ लिए थे, चौथी बार शपथ लिए थे। 28 नवंबर 2024 को ये शपथ लिए थे। इसके बाद अगर देखा जाए तो कैबिनेट का विस्तार, मतलब यहाँ पर अकेले शपथ ले लिए थे, सिंगल शपथ लिए थे हेमंत सोरेन। इसके बाद जो है कैबिनेट का विस्तार, आपको पता है कि झारखंड में 12 मंत्री हो सकते हैं, मुख्यमंत्री सहित 12 मंत्री हो सकते हैं। तो 12 मंत्री और रहेंगे, मतलब 11 को और शपथ ले लाना पड़ेगा। एक तो ले लिए हैं बड़का, अब यहाँ पर उनके अंदर में रहने वाले मंत्री लेंगे। तो 12 मंत्री में से 11 को दिलाना था, तो 11 शपथ लिए हैं 5 दिसंबर को। तो कैबिनेट का विस्तार जो है 5 दिसंबर को किया गया है। इसमें से विभिन्न मंत्रियों के पद पर अलग अलग मंत्री शपथ लिए हैं, और कहाँ लिए हैं तो याद रखना है राजभवन में लिए हैं। कहाँ पर लिए हैं? राजभवन में, ऑप्शन बी, राजभवन में ये शपथ लिए हैं। याद रखेंगे मुख्यमंत्री जो है मोरहाबादी मैदान में लिए थे, मतलब हेमंत सोरेन जो है, हेमंत सोरेन कहाँ लिए थे तो मोरहाबादी मैदान में लिए थे। एकदम भव्य समारोह मनाया गया था, यहीं पर ममता बनर्जी को भी बुलाया गया था। हमको लगता है आई भी थे, पिछवा में बैठल थी, ठीक है। तो ये यहाँ पर हुआ था, और इनका जो है 11 मंत्रियों का पूरा तरीका से जो समान समारोह, एक प्रकार से समान समारोह नहीं, शपथ समारोह जो है वो राजभवन में संपन्न हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप लोग को पता है कि राज्यपाल शपथ दिलाते हैं, तो यहीं पर हुआ था। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का कैबिनेट का विस्तार हुआ 5 दिसंबर को ये किया गया, याद रखना है। इसमें
पद का जो शपथ है वो ग्रहण यहाँ पर समारोह कहाँ हुआ, राजभवन में संपन्न हुआ है। तो देखिए कौन से मंत्रिमंडल का विस्तार और शपथ, यहाँ पर कौन कौन शपथ लिए हैं मंत्री के रूप में, इन्हीं का नाम में कोई ना कोई मंत्री पद लगेगा कि मानव संसाधन मंत्री कौन है, शिक्षा मंत्री कौन रहेंगे, उसके बाद हमारे यहाँ खनिज आपूर्ति मंत्री, मजदूर मंत्री कौन रहेंगे, ये सब इसी में से खेल मंत्री कौन है, यही सब बनेंगे। लेकिन अभी खाली इनको कुछ दिया गया नहीं, खाली मंत्री पद का शपथ दिला दिया गया। आगे जो है इनका क्षेत्र का विभाजन किया जाएगा, कौन सा क्षेत्र के कौन मंत्री होंगे। ठीक है, देखिए 1 नंबर में मंत्री पद का शपथ दिलाया गया है राधा कृष्ण किशोर। राधा कृष्ण किशोर एक मंत्री बने हैं। दीपक बिरुवा, बहुत फेमस नाम रहा है दीपक बिरुवा, ये जो है मंत्री पद का शपथ इनको भी दिलाया गया है। चमरा लिंडा इनको भी दिलाया गया मंत्री पद का शपथ। अभी कौन कौन विभाग मिला है, कौन कौन क्षेत्र मिला है, ये नहीं पता है, ये खाली शपथ हो गया है। अब बाद में सब विभाग बांटेगा। ठीक है, तो याद रखना है यहाँ पर। चौथा यहाँ पे संजय प्रसाद यादव ये हैं। 5वां है इरफान अंसारी 5वां है। ठीक है, 6ठा है यहाँ पे हफीजुल हसन। ठीक है, आगे है यहाँ पे दीपिका पांडे सिंह। ठीक है, दीपिका पांडे सिंह। योगेंद्र प्रसाद, ये हैं रामदास सोरेन, यही जो है चंपई सोरेन का जगह लिए हैं, घाटशिला से हैं, चंपई सोरेन का जगह लिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सुदीप्या यहाँ कुमार। ठीक है, और इसके बाद है शिल्पा नेहा तिर्की, सबसे युवा जो अगर मंत्री पद की शपथ हमको लगता है ये ली है शिल्पा नेहा तिर्की, याद रखेंगे। ये जो है मतलब मांडर क्षेत्र से, शायद रांची से हैं, ये विधायक बनी है शिल्पा नेहा तिर्की, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखेंगे। सबसे कम उम्र की मंत्री यही होगी। ठीक है, अब इसके बाद इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर मंत्री जो है, मुख्यमंत्री एक हो गया, चीफ मिनिस्टर और 11 मंत्री, इसका मतलब 12 बनता है। तो क्यों 12 बनता है, तो 12 बनने का कारण है यहाँ पर देखिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था। इसमें अगर देखा जाए तो मंत्रिमंडल का विस्तार जो है लोकसभा और राज्य विधानसभा में कुल सदस्यों संख्या जो होता है, विधानसभा में कुल सदस्य संख्या जो है या लोकसभा में सदस्यों का संख्या है, उसका मंत्रियों उस संख्या का अधिकतम जो मंत्रियों की संख्या 15% होगा। किसी भी स्थिति में न्यूनतम मंत्रियों की संख्या 15 से कम नहीं होगा। अगर संख्या में देखेंगे तो मिनिमम 15 होगा, इससे कम नहीं होगा, और अधिकतम जो है वो 15% हो सकता है, जितना उस लोकसभा में या विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या जितना है उसका। तो ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। तो वीडियो कैसा लगा एक बार ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और PDF जिसको लेना होगा इस संपर्क नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। करंट अफेयर और सामान्य अध्ययन झारखंड 2023, 24, 25 का पूरा देंगे और सामान्य अध्ययन के साथ देंगे। ठीक है, जिनको भी लेना होगा कांटेक्ट कर लीजिएगा। थोड़ा आप लोग का सपोर्ट प्यार मिलता है, इससे चैनल को थोड़ा सा एक ऊर्जा मिलता है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।